हाय स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम आल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम कहां पर चल रहे थे हम लोगों ने? 10th स्टैंडर्ड को स्टार्ट कर लिया था आफ्टर 9। उसमें फर्स्ट चैप्टर आर एनवायरमेंट कंप्लीट कर लिया था। आर एनवायरमेंट के बाद लाइफ प्रोसेसेस भी स्टार्ट कर लिए थे। लाइफ प्रोसेसेस में हमने पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन अच्छे से कवर अप कर लिया था, ठीक है। न्यूट्रिशन को खत्म करने के बाद हमने सेकेंड लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन स्टार्ट किया। कौन सा स्टार्ट किया? लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन। हमें यह भी पता है कि हर एक लाइफ प्रोसेस दूसरे लाइफ प्रोसेस से क्या है? इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। तो रेस्पिरेशन में हम लोगों ने ये देखा कि जो भी फूड हम न्यूट्रिशन से अपने बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ले रहे हैं, तो उससे हमें क्या है? एनर्जी लेनी है। हमें उस पर्टिकुलर फूड से क्या करना है? एसिमिलेशन करना है। तो उसके लिए हमें गैसेस की जरूरत है, और 2 जो इंपॉर्टेंट गैसेस की नीडेड है वो है पहली ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन जब तक बॉडी के अंदर नहीं आएगा, वो फूड को नहीं ब्रेक डाउन करेगा, उससे एनर्जी नहीं रिलीज होगी, और बाय प्रोडक्ट CO2 जब तक नहीं निकलेगा तब तक रेस्पिरेशन का प्रोसेस कवर अप नहीं होगा। अब हम कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन 2 तरीके से होते थे, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सटर्नली, सिर्फ ऑर्गन से रिलेटेड आपको क्या है? ऑक्सीजन इन और CO2 बाहर निकालिए। मतलब नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन खींची, लंग्स में चली गई, जो भी CO2 प्रोड्यूस हुई वो लंग से डायरेक्ट नॉस्ट्रल से बाहर निकल गई। उससे जो भी काम हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है, सेल से कोई लिंक्ड अप नहीं है गैसेस का, गैसेस सेल के कांटेक्ट में नहीं आ रही हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगा, लेकिन ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये पर्टिकुलरली सेल के साथ होगा। मतलब ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा, फूड का ब्रेक डाउन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनर्जी को रिलीज करेगा, और बाई प्रोडक्ट CO2 क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये मेन डिफरेंसेस हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। फिर हम रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ रहे थे, ठीक है। रेस्पिरेशन के टाइप्स में क्या था? रेस्पिरेशन के टाइप्स में हमने देखे कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। उसके स्टेप्स देखे, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने कहा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप में क्या है? स्टेप बाय स्टेप देखने पर हम लोगों ने ये देखा कि पहला स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन में आता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा आता है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा आता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने उसका फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस क्या है? कवर अप कर लिया था। जो उसका फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस, वो हमने क्या है? देख लिया था, कवर अप कर लिया था। फिर सेकंड आता है आपका क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। और थर्ड क्या आ रहा था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस में क्या था? ग्लाइकोलाइसिस में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि हमें प्रोडक्ट क्या मिला है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब एरोबिक की बात है तो चाहे आप एक्सप्लिसिटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस शो करो या नहीं करो, वो एरोबिक की कैटेगरी में ही आ रहा है, क्योंकि यही स्टेप एनारोबिक में भी चलता है। मतलब वही प्रोडक्ट पाइरुवेट मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू पाइरुवेट। ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू पाइरुवेट, ठीक है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, जो कि पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड में क्या होता है? टूट जाता है। जो कि क्या होता है स्टूडेंट्स? टूट जाता है। और क्या निकलता है बाय प्रोडक्ट? CO2 प्लस 2 ATP एनर्जी। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के पहले स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में आप फूड से 2 ATP एनर्जी को ईल्ड करने में, गेन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर आता है आपका क्रेब्स साइकिल। अब
अब देखो ये सारे स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन के सेल के अंदर हो रहे हैं, तो कोई ना कोई सेल ऑर्गेनेल पकड़ेंगे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस किसके अंदर होता है? अकर्स इन साइटोप्लाज्म, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। यहां पर बना हुआ पायरुवेट किसमें एंटर कर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब जो बची कुची एनर्जी आप खींचोगे फूड से, या बची कुची एटीपी जो आपकी सेल को, बॉडी को मिलने वाली है, वो अब माइटोकॉन्ड्रिया देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पायरुवेट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं से ही आज प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट होगा, इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड वाले पार्ट में जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन मैट्रिक्स। यहां तक मैं लास्ट टाइम आपको यहां पर खत्म करवा चुकी थी, अब अपन इसके कंटिन्यूएशन में चलेंगे। अब देखो होता क्या है, इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। इसके फ्लूइड वाले पार्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। उस एंजाइम का नाम क्या होता है? एंजाइम का नाम होता है कोएंजाइम ए। क्या होता है? कोएंजाइम ए। इस एंजाइम के डीप में नहीं जाना है, अभी आपके 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, सिर्फ यू हैव टू मेमोराइज द नेम, नाम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एन एंजाइम इज प्रेजेंट called as coenzyme A। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ऐसे। कोएंजाइम ए का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ये। तो अब मैं क्या है शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी, तो आप क्या होगे? सेल्फ अंडरस्टूड हो जाओगे कि COA मतलब कैपिटल C छोटा और बड़ा है, किसको इंडिकेट कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो एंजाइम है, कोएंजाइम है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो मैट्रिक्स में कौन सी चीजें हैं? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी चीजें हैं? कोएंजाइम है तो पहले से ही प्रेजेंट है, और अब क्या आ गया है? ग्लाइकोलाइसिस से बना हुआ पायरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस से बना हुआ पायरुवेट। तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया राइट नाउ क्या कंटेनिंग पायरुवेट। देखो आपको बहुत ज्यादा इन कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ना अभी 10th क्लास के स्टैंडर्ड में। पायरुवेट इज एक्चुअली रिलेटेड टू पायरुविक एसिड, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप केमिस्ट्री देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप उसमें जानने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप इसको जानने लग जाएंगे तो पूरे केमिस्ट्री के चैप्टर्स को क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा, और वो अभी वर्दी नहीं है। और क्या होता है? कोएंजाइम ए, ठीक है। तो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये क्या था? इसका मैट्रिक्स था। ये क्या था? इसका मैट्रिक्स था। इस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है? एक तो कोएंजाइम ए और पायरुवेट, ये दोनों चीजें प्रेजेंट है ना माइटोकॉन्ड्रिया में। अब होता क्या है देखो, दिस पायरुवेट, अब देखो दो चीजें बैठी हुई हैं आपस में अट्रैक्ट होकर कोई ना कोई रिएक्शन तो करेंगी, और अगर कोई ना कोई रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट और रिजल्ट भी मिलेगा। सेम कोएंजाइम और पायरुवेट भी करेंगे, ठीक है। दिस पायरुवेट विथ कोएंजाइम ए results in formation of acetyl coenzyme and CO2 is released। हर स्टेप में आपको CO2 क्यों मिलती है? क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब यही होता है ऑक्सीजन को लो और CO2 को क्या कर दो? बाहर निकाल दो, ठीक है। ये दो चीजें बनती हैं। अब कैसे बनेंगी इस पे गौर कीजिए, इधर आ जाइए।
जब मैं ये फ्रेम खत्म कर देती हूँ स्टूडेंट, तो इसका लास्ट पॉइंट इधर कंटिन्यूटी में होता है, तो कंफ्यूज होने की कभी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो कैसे हुआ। मैंने कहा ये जो क्रैब साइकिल है, ये क्या क्रैब साइकिल के स्टेप्स चल रहे। क्रैब एक साइंटिस्ट था जिसने ये स्टेप्स क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन के माइटोकॉन्ड्रिया में देखे। तो ये क्या क्रैब साइकिल के स्टेप्स चल रहे हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट है क्रैब साइकिल, उसमें आपको ये स्टेप्स क्या होंगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो पायरुवेट क्या होता है। कोएंजाइम ए, ठीक है। ये क्या है, ये एक्चुअली एसिटाइल ग्रुप है। ये क्या है, एसिटाइल ग्रुप है। ये क्या है स्टूडेंट्स, एसिटाइल ग्रुप है। इसको मैं वापस से लिख देती हूं इफ यू आर नॉट गेटिंग। ये क्या है, एसिटाइल ग्रुप है। ये क्या है स्टूडेंट्स, एसिटाइल ग्रुप है। और ये क्या बनाता है आपका, ये आपका CO2 बनाता है, ठीक है। तो ये एसिटाइल इस कोएंजाइम ए के साथ मिलके क्या बना लेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। और बचा कुछ CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या है, आपकी क्रैब साइकिल की इक्वेशन है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस की इक्वेशन है, उसमें आपको प्रोडक्ट पायरुवेट मिल रहा था, उसी तरीके से क्रैब साइकिल में आपको क्या मिल रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इतना नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन किया आप लोगों ने। एक चीज है स्टूडेंट्स, इस स्टेप में देखो, इस स्टेप में चाहो तो आप CO2 को इन्वॉल्व कर सकते हो, लेकिन किन्हीं किन्हीं बुकलेट्स में क्या है आपके CO2 लिखा है, CO2 नहीं लिखा है। तो आप क्या करो, अभी इस स्टेप में से ये CO2 क्या कर दो, हटा दो, ठीक है। जनरली ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू पायरुवेट एंड क्या होता है, ब्रेक्स इनटू पायरुवेट एंड 2 ATP एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। वैसे तो क्या है, रेस्पिरेशन में जनरली हमेशा हर स्टेप में CO2 इन्वॉल्व होगा। कहीं कहीं आपके CO2 है, कहीं कहीं नहीं है, पर मेजॉरिटी में आपके क्या है, पहले स्टेप में CO2 का कोई फॉर्मेशन नहीं होता। ग्लूकोज सिर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में। ग्लूकोज सिर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में, और 2 ATP एनर्जी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, रिलीज हो जाती है। इस स्टेप में क्या है, इस स्टेप में पहले स्टेप में भी CO2 रिलीज हो रहा है। अब देखो, अब ये जो अब कैसे रिएक्शन चलेगी, अब ये है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप चल रहा है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें करेगा, एक तो CO2, एक तो किसमें टूटेगा, CO2, 2 ATP एनर्जी, 2 ATP एनर्जी। और इसके साथ साथ इस स्टेप में एक नई चीज और रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स, जैसे NADH, FADH2, ठीक है। ये कुछ ऐसे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। हाई एनर्जी मतलब ये इनके पास बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है मूवमेंट करने की, इनके पास क्या है, अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी है मूवमेंट करने की। इधर से उधर बहुत इजीली हाई स्पीड के साथ क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। कहां मूवमेंट हो रहा है, एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। और इनको हाइड्रोजन क्यों बोला, क्योंकि ये हाइड्रोजन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। हाइड्रोजन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास हाई स्पीड होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत एनर्जी होती है इनके पास, और हाइड्रोजन को क्या करते हैं, कैरी करके रखते हैं। इस स्टेप में क्या होता है, 3 चीजें बनती है। जब एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसमें क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। व्हेन ऑक्सीडाइज्ड in presence of oxygen, when oxidized in presence of oxygen,
कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी कितनी मिलती है? 2 ATP एनर्जी इज रिलीज्ड। 2 ATP एनर्जी इज रिलीज्ड विथ हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स, विथ हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए, इसी के साथ क्या है, आपका क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप आता है एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस। उसमें ग्लूकोज किसमें टूट जाता है? पायरुवेट नाम के प्रोडक्ट में, और 2 ATP एनर्जी रिलीज हो जाती है। कहीं पर लिखा है कि CO2 रिलीज होता है, कहीं पर लिखा है CO2 रिलीज नहीं होता है। आप एक काम करिए, मैंने आपको शुरू से CO2 लिखाया था, सेकेंड स्टेप में शायद मैं आपको CO2 लिखा गई थी, आप उस CO2 को क्या कर दो? हटा दो। ठीक है, तो जो पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है उसमें क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू पायरुवेट और 2 ATP एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीजेस। 2 ATP एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीजेस। ठीक है, किसमें होता है? इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्रेब्स साइकिल का स्टेप आता है। क्योंकि ये इससे लिंक्ड है तो इसका प्रोडक्ट इसके लिए क्या बिहेव कर रहा है? सबस्ट्रेट, जो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, बढ़ाएगा। इसमें क्या होता है? पायरुवेट मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर उसके कोएंजाइम ए के साथ मिलकर क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में, और CO2 क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। CO2 क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। इन स्टेप्स को अच्छे से देखो स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बनाएगा। 2 ATP एनर्जी रिलीजेस। 2 ATP एनर्जी को क्या कर देगा? छोड़ देगा। मतलब फूड में से क्या है? एक्चुअली फूड में से एनर्जी हम छीनते जा रहे हैं ना, लेते जा रहे हैं, ड्राइव करते जा रहे हैं। प्लस हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड अच्छी है और हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं? कैरी कर रहे हैं। सिर्फ नाम ध्यान रखिए, इनके डीप में अभी आपको नहीं जाना। NADH एंड FADH2, ये क्या है? आपके कुछ कुछ हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल से जो बनते हैं इन स्टेप्स में। ठीक है, अब देखो तीसरा स्टेप क्या आता है? ये आपका पहला स्टेप था, ये सेकंड। तीसरा स्टेप आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो तीसरा स्टेप चलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो कहां होगा? ये स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। पहला वाला किसमें हो रहा है? साइटोप्लाज्म, उसके साइटोसोल फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। दूसरा हो रहा है आपके मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड वाले पार्ट पे। ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? इनर वाली मेम्ब्रेन पे हो रहा है। इनर वाली मेम्ब्रेन कौन होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये समझ लो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन ये वाली जो क्रिस्टल की फॉर्म में, तो ये वाली इनर मेम्ब्रेन, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, किसमें होता है ये? इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस स्टेप में मेरे पास क्या है? इस स्टेप में मेरे पास
हाई स्पीड हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं। पहले स्टेप में पायरुवेट बना, पायरुवेट क्रेब्स साइकिल ने यूज किया। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कौन यूज करेगा? क्रेब्स साइकिल से जो प्रोडक्ट बना हुआ है, भाई ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट ने क्रैब को चलाया, क्रैब का प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को चलाएगा। इसमें क्या होता है? हेयर वी हैविंग हाइड्रोजन, आपके क्या है सिलेबस में जितना है आप उस पर ही ध्यान दीजिए। जब अपन इसको एनटीएससी लेवल पे जो कोर्स स्टार्ट करेंगे या फिर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो यही चीज क्या है डीप में आएगी। लेकिन आपको क्या छोटे छोटे पॉइंट अगर आपके छोटी क्लासेस में बेसिक्स के साथ क्लियर है तभी आप हायर क्लासेस में उस बात को समझ पाओगे। अब आज आपको याद है NADH NADH NADH, तो इनकेस अगर 11th में ये ब्रॉड टर्म में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं मैम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ा रही है, एक्चुअली मैम क्या कर रही है? रेस्पिरेशन पढ़ा रही है। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? वी हैविंग हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स। देखो हमारे पास क्या है? हेयर वी हैविंग हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर खत्म हुआ, यहां आ जाइए। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फिर इधर से अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का इधर आए हैं। ठीक है, इसमें क्या है? हेयर देखो ये कौन से हैं? NADH और FADH2। ठीक है स्टूडेंट्स, NADH और FADH2। अब करना क्या है? हेयर हाई एनर्जी हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स, हेयर हाई एनर्जी हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स कम्स टू लोअर एनर्जी। भाई अगर इतने हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होंगे तो बहुत ज्यादा अनवांटेड एक्टिविटी नहीं। अगर आप में हद से ज्यादा एनर्जी में भर दूं, हद से ज्यादा एनर्जी में क्या होगा? कभी कभार आप ऐसा करोगे जैसे आप पावरफुल बन गए, आप क्या करोगे? मेरे पास बहुत एनर्जी है। यू कैन यूज योर एनर्जी फॉर अनवांटेड सब्सटेंसेज ऑल्सो। अनवांटेड एक्टिविटीज में आप अपनी हाई एनर्जी को वेस्ट कर दोगे। हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर इफ वी आर पावरफुल, अगर हमारे पास बहुत एनर्जी है तो हम उस एनर्जी को क्या करें? सही जगह यूटिलाइज करें, इंस्टेंट की हम उसे गलत चीज पे यूटिलाइज कर रहे हैं। उससे क्या होगा? आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी और आपकी जो एनर्जी आगे चल के आप यूज कर सकते हो उस एनर्जी को स्टोर करके, वो इंस्टेंट क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी ना बेकार की चीजों में। और जो बेकार की चीजें वो ऐसी भी नहीं कि रिसाइकिल हो जाए या आप उन्हें रीयूज कर लो। उसी तरीके से हाई एनर्जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को लो एनर्जी पे लाना रहता है कि वो वहां पर क्या कर सके? परसिस्ट कर सके। और एक्चुअली ये सब चीजें तो समझाने की हाई लेवल की बातें, ले दे के क्या करना है इस स्टेप में भी ऑक्सीजन को क्या करना है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी को खींचना है। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि स्टेप्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि आपको हर स्टेप में एक्सप्लिसिटली ऑक्सीजन को प्रेजेंट करना ही पड़े कि नहीं ऑक्सीजन आएगा तब होगा, ऑक्सीजन आएगा तब होगा, नहीं। If we are considering aerobic respiration within the cell, then the presence of oxygen is always mandatory. हमेशा कंपलसरी है कि ऑक्सीजन होना ही चाहिए, तभी एरोबिक रेस्पिरेशन के तीनों स्टेप्स क्या करेंगे? काम करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस से जो बनेगा वो क्रैब साइकिल की मदद करेगा। क्रैब साइकिल में जो बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या कर रहा है? चला रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन आपके सिलेबस के लिए आपको इतना जानना बहुत है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्रैब साइकिल के हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। उनके नाम क्या होते हैं? NADH FADH2। फुल फॉर्म भी अभी मत ध्यान रखो, ठीक है। NADH एंड FADH2 ये एक ऐसे हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्रैब साइकिल बनाता है और बहुत हाई एनर्जी पे रहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आ जाते हैं, मतलब ये मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो हाई एनर्जी ये हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स को क्या होता है? लो एनर्जी पे लाना पड़ता है। हाई एनर्जी कैरियर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल शुड बी कन्वर्टेड इनटू लो एनर्जी, ठीक है। तो होता क्या है जब ये हाई एनर्जी पर है,
मतलब हाई स्पीड पर है और आप इनको लो स्पीड पे ला रहे हो, तो बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होकर ये छोटी स्पीड पे आती है। भाई आप बहुत ज्यादा एक्टिव आदमी हो, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो, एकदम भड़क गए किसी बात पे, तो आप में क्या, अभी आप बहुत एनर्जी भरी हुई है, अब आपको क्या है, लोएस्ट एनर्जी पे लाना है, आपको शांत करना है। तो जब तक वो हाई एनर्जी आपकी बॉडी से निकलेगी नहीं, आप कैसे रिलैक्स रहोगे, कैसे लो एनर्जी पे आओगे, कैसे वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आओगे, मतलब उस पोजीशन पे आना है जिसमें आप में इतनी हाई एनर्जी नहीं थी। ठीक है, तो यही बात यहां पर है कि हियर हाई एनर्जी हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल कम्स टू लोअर एनर्जी, मीन्स their high speed comes down to lower speed। ठीक है, तो होता क्या है, which results in release of energy, which results in release of energy, which results in release of energy। यहां पर रिलीज ऑफ एनर्जी किसकी वजह से होगी, in the form of ATP, in the form of ATP। पर इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, क्योंकि आपने हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स जो कि हाई स्पीड में है, उन्हें क्या करा है, लो एनर्जी पे ले आए हो। लो एनर्जी मतलब लो स्पीड पे ले आए हो, तो क्या है, यहां जो हाई एनर्जी थी वो क्या हो गई, लॉस्ट हो गई ना, रिलीज हो गई, रिलीजेस एनर्जी। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 36 ATP रिलीजेस। और टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होनी चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन से, मतलब एक एरोबिक रेस्पिरेशन की जब साइकिल चलती है या एक बार जब एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है तो कितनी एनर्जी मिलती है, ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP, क्रैब साइकिल से 2 ATP, 4 ATP, 4 प्लस देखो 2 ATP हो गया। ठीक है, 2 ATP के बाद क्या है, नहीं स्टूडेंट्स सॉरी मैंने गलत लिखा दिया है आपको, एक्चुअली इट इज नॉट 36, इट इज 34। ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 34 ATP। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जब आप हाई स्पीड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को लोअर स्पीड पे लाते हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 34 ATP। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 34। अब आप टोटल काउंट करो, ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एनर्जी होगी, 2 ATP, क्रैब साइकिल में 2 ATP, तो कितनी हो गई, 4 ATP, 34 प्लस 4 38 ATP। तो कभी कभार क्वेश्चन आता है कि आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कभी कभार सिर्फ ऑप्शन आएगा 34। तो कहने का क्या मतलब है कि एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में आपसे पूछ रहा है। अगर वो बोलेगा ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 2 ATP, ठीक है, क्रैब साइकिल में 2 ATP। कभी कभार क्वेश्चन आता है टोटल एनर्जी रिलीजेज इन एरोबिक रेस्पिरेशन, आंसर आया 36 ATP। तो कहीं ना कहीं आपका एग्जामिनर एक स्टेप को क्या है, नहीं पूछ रहा है, तो उसने क्या किया, या तो आप इलेक्ट्रॉन को प्लस क्रैप कर दो या इलेक्ट्रॉन को प्लस ग्लाइकोलाइसिस कर दो, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर टिक करना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी रिलीजेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, देखो 2 ATP, 2 ATP, पहला स्टेप्स था ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्या स्टेप्स था, क्रैब साइकिल, और 34 ATP। 34 ATP किसका है, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का। तो टोटल कितनी हो गई, 38 ATP। टोटल ATP कितनी रिलीज हुई, 38 ATP। ठीक है,
लिख लो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ओवर करती हूं और साथ में आपके रेस्पिरेशन का पहला टाइप एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कवर अप हो जाता है। कोई दिक्कत? 2 मिनट की रिवाइज कर लें। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप क्रैब साइकिल और तीसरा स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। पहले स्टेप में ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, पायरुवेट क्रैब साइकिल ने यूज किया कोएंजाइम की प्रेजेंस में, कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया, CO2 को छोड़ दिया। फिर एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 को छोड़ा, 2 ATP बनाया और हाइड्रोजन करियर मॉलिक्यूल्स बनाए, उनको इन्वेंट किया, मतलब NADH और FADH2। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे आते हैं और अपनी हाई स्पीड को एकदम लो स्पीड में ले आते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। कितनी? 34 ATP। तो टोटल मिलाकर 34 + 2 + 2 टोटल 38 ATP आपको यील्ड मिलते हैं। कौन से स्टेप में? एरोबिक। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए और एनर्जी भी काफी हद तक बहुत सारी मिलनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को, जो सेकेंड टाइप है रेस्पिरेशन का, उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।